गुड मॉर्निंग क्लास 12। हम लोगों ने पिछली कक्षा में फणीश्वर नाथ रेणु जी के संबंध में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। आज हम लोग उनके द्वारा रचित पहलवान की ढोलक पाठ का सारांश या कहें जो आपके पाठ्य पुस्तक में संक्षिप्त जानकारी दी हुई है उसे पहले जानेंगे, उसके बाद हम लोग पाठ में जाएंगे। तो चलिए हम लोग जो आपके पाठ्य पुस्तक में संक्षिप्त जानकारी दी हुई है उसके संबंध में पहले जान लेते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में पहलवान की ढोलक एक प्रमुख कहानी है। यह कहानी कथाकार रेणु की समस्त विशेषताओं, उनकी जो लेखन की विशेषताएं हैं, तो उन समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। रेणु की लेखनी में अपने गांव, अपने अंचल और अपनी संस्कृति, जो लोक संस्कृति है, वह क्या होती है? अद्भुत और सजीव रूप में अभिव्यक्त हुई है। उन्होंने अंचल को ही नायक के रूप में खड़ा कर दिया। अपनी रचनाओं में उन्होंने अंचल को ही नायक बना दिया है। ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन ही जी रहा हो। पात्रों एवं परिवेश का इतना सच्चा चित्रण अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा देखने को बहुत कम ही मिलता है। रेणु वैसे गिने चुने कथाकारों में से हैं जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया है। यानी गद्य में भी उन्होंने संगीत का तालमेल स्थापित कर दिया है और बड़ा ही सुंदर सामंजस्य स्थापित किया है उन्होंने अपनी रचनाओं में। अन्यथा ढोलक की उठती गिरती आवाज और पहलवान की क्रियाकलापों का ऐसा सामंजस्य दुर्लभ ही देखने को मिलता है। रेणु अपनी रचनाओं से लोगों के मर्म को स्पर्श करते हैं, मर्म को छूते हैं। जब मैंने पहली बार उनकी पहली रचना परती परी कथा पढ़ा था, जो उनका उपन्यास है, जब मैंने ग्रेजुएशन में उसको पढ़ा था, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने गांव में ही हूँ। मैं अपने गांव के किरदारों के साथ जी रहा हूँ। मैं उन किरदारों के साथ हंसता था, मेरे आंखों से आंसू निकल आते थे, क्रोध भी आता था। जो राजनीतिक गतिविधियां मैंने अपने गांव में देखी थी, सब मुझे उस उपन्यास में देखने को मिल रहा था। तो एकदम वह अपनी रचनाओं से पाठक को गहराई तक स्पर्श करता है। इन विशेषताओं के साथ रेणु की यह कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और उसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है कि धीरे धीरे जो लोक कलाकार हैं वो क्या होते जा रहे हैं? अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। लोग उससे कटते जा रहे हैं और जो आधुनिक चीज़ें हैं वह हमारे दिलो दिमाग पर ऐसी हावी होती जा रही हैं कि हम अपनी लोक संस्कृति और लोक कला को छोड़ते जा रहे हैं। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था की पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक हमें देखने को मिलता है। ऐसा यह सत्य है कि जब एक सत्ता के बाद दूसरी सत्ता आती है तो वह अपने हिसाब से चीज़ों को संचालित और नियंत्रित करती है। तो यहाँ इस पाठ में हम लोग क्या देखते हैं कि जब राजा जी चले गए, अर्थात उनका देहावसान हो गया, उनकी सत्ता चली गई, उनके स्थान पर जब राजकुमार आया तो उसने क्या किया? उनकी बनाई ही व्यवस्था को उसने बदल दिया और नई व्यवस्था कायम की। यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है। जो लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीहता की भूमि पर पटक देता है। जो लुट्टन अच्छा खासा जीवन जी रहा था, उसके सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो जाती है।
ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसे शौक को क्या पालती। फिर भी पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता है बल्कि भूख व महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी देते रहता है। वह हार नहीं मानता। लोक कलाकार चाहे जितनी भी भीषण से भीषण परिस्थितियां क्यों न उत्पन्न हो जाए, वह हार नहीं मानता। उसकी जीवट, उसकी जो जिजीविषा है, उसके जो जीवन जीने की चाह है, उसकी जो उद्दाम, उसकी जो इच्छाएं हैं, वह जो उसके भीतर जो मतलब परिस्थितियों से जो लड़ने की काबिलियत है, वह कभी हार नहीं मानता। वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को बचाए रखता है और दूसरों को भी साहस और बल प्रदान करता है। कहानी के अंत में भूख महामारी की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र जब अजय लुट्टन की भरी पूरी पहलवानी के फटे ढोल की पोल में बदल देते हैं, तो वह करुणा त्रासदी में लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। वह पोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की? क्या कला की प्रासंगिकता व्यवस्था की मुखापेक्षी है अथवा अपना कोई स्वतंत्र मूल्य भी है? मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं की प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है? कि हमारी कोई भूमिका भी है कि हम लोक कलाओं को भी प्रासंगिक बनाकर रखें? लोक कलाओं के बल पर जो व्यक्ति जिंदा हैं उन्हें बनाए रखने के लिए हम लोग कुछ कर रहे हैं? ऐसा हमारे ऊपर है। निश्चय ही यह पाठ हमारे मन में कई ऐसे प्रश्न छोड़ जाता है। इन प्रश्नों को हम पाठ में एक एक करके देखेंगे और उस पर बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और इस पाठ को फिर पूरा हम लोग पढ़ेंगे।